पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। ये खाली स्थान दिया गया है, ये आपको भरना है। आपके जो ऑप्शन है विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जो है निबंध की परिभाषा पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि परिभाषा यदि आपको मालूम है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से इस तरह प्रकट किया जाए जिसमें उस विषय से संबंधित सार गर्भित जानकारी प्राप्त हो, उसे निबंध कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों: वर्णक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विश्लेषणात्मक निबंध। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मैं किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके विषय में पता होना चाहिए। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है दोस्तों, पहले ये मालूम होना चाहिए। तो वर्णनात्मक निबंधों के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष आदि से संबंधित निबंध आते हैं दोस्तों। जहां तक हम बात करें विचारात्मक निबंध की, तो दोस्तों विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर पक्ष विपक्ष, सकारात्मक नकारात्मक आदि विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध इस श्रेणी में आते हैं दोस्तों। भावात्मक निबंध कौन से होते हैं दोस्तों? कुछ विषय ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें भावों की प्रधानता होती है। सूक्ति हो गई, लोकोक्ति हो गई, लिखे गए निबंध इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, ऐसे। व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध की बात करें दोस्तों हम, तो इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत तत्वों के आधार पर विषयों का विश्लेषण अथवा विवरण व्याख्या दिया जाता है तथा उस पर समाधान अथवा सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि के संबंध में ये निबंध लिखे जाते हैं दोस्तों। तो जहां किसी भी विषय में रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाए, आप यहां पर देखेंगे विचारों, है ना। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है और यहां से बन जाता है आपका आंसर विचारात्मक निबंध। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमें यहाँ लाभ क्या उठाना है कि जो क्वेश्चन है वो तो हमें समझना ही, लेकिन उसके जो 4 ऑप्शन है उनसे भी हमें रूबरू होना होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो विचारात्मक निबंध है, जो कि सभी ने सही लगाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सभी को इस वीडियो से जोड़ें। मैं लगातार मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आपके अच्छे नंबर आए। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मुझे यकीन है कि जो भी उनके मन में डाउट है और जो भी उनकी प्रैक्टिस है वो इससे कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये ओल्ड एग्जाम पेपर है। चले अगले क्वेश्चन पे। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको पूरे ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता ही होता है दोस्तों। जैसे कि हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं, दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप है, ठीक है। अलंकृत बिंब है, स्पर्श बिंब है, दृश्य व्यापार बिंब है, सांस्कृतिक बिंब है। ये 4 इसके ऑप्शन है दोस्तों। तो मैं हमेशा कहता हूं कि 2 ऑप्शन आपके मन में आते हैं तो वहां कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, उसमें से एक सही है एक गलत है, ये हमेशा ही होगा। तो चारों ही जो ऑप्शन है उनके विषय में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। इसका सही जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सही विकल्प बताइए। दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप है, अलंकृत बिंब है, स्पर्श बिंब है, दृश्य व्यापार बिंब है, सांस्कृतिक बिंब है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, अलंकृत बिंब है। तो इसका ये सही आंसर है। अलंकृत बिंब यदि हम परिभाषा देखने जाएं दोस्तों, तो भां स्थूल की अपेक्षा अंतर से सूक्ष्म भावों महत्व देना और विशेष आग्रह के अनेक सौंदर्य उद्घाटन से अलंकृत बिंबों की सृष्टि होती है। सभी कवियों के काव्य में अलंकृत बिंब समान रूप से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के मनोरंजन से संबंधित ये इंद्रिय ग्रह काम होते हैं, किंतु समय प्रभाव डालने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों जितने भी बिंब हैं वो आपको पढ़कर जाने हैं, क्योंकि आप वर्ग 1 का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक टफ एग्जाम है दोस्तों। हालांकि क्वालिफाइड नंबर लाने हैं और आपने यदि इन सब कुछ समझ लिया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो ही नहीं सकते, आप 100% क्वालिफाई होंगे। और इसका सही आंसर आपने निकाला है तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उपन्यास के कथनक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर आपको उपन्यास के विषय में पता होना चाहिए कि आखिर उपन्यास का अर्थ क्या है। तो दोस्तों उपन्यास शब्द उप प्लस समीप अतः न्यास इस धरती के योग से बना है, जिसका अर्थ है मनुष्य के निकट रखी वस्तु, अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है, इसमें हमारी ही जीवन का प्रतिबिंब है, उपन्यास है। उपन्यास शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी मिलता है दोस्तों। तो उपन्यास में जो मानव का चित्रण मिलता है, यानी कि मैं बात करूं कि हिंदी उपन्यासों में पात्रों को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों, कथनक दृष्टि से और चरित्र चित्रण की दृष्टि से। सादा प्रवृत्तियों से युक्त देव पात्र, असाध प्रवृत्ति से युक्त दानव पात्र, मानव प्रवृत्तियों से युक्त मानव पात्र, इस तरह के पात्र इसमें रखे जाते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि उपन्यास के कथनक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है, कपो उपकथन, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। दूसरा है आपका ऑप्शन प्रारंभ या प्रस्तावना, उद्देश्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। तीसरा है प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। चौथा है प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास और उद्देश्य। यानी कि एक क्रम होता है उपन्यास का, आप कौन सा क्रम सही मानेंगे। यदि आपने कोई उपन्यास पढ़ा है तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे सकते हैं। इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति, ये एक क्रम है। प्रारंभ या प्रस्तावना यानी कि जो भी उपन्यास है वो किस विषय में है, उसकी प्रस्तावना क्या है, प्रारंभ क्या है, या तो वो किसी के चरित्र चित्रण के ऊपर है या फिर वो कथनक दृष्टि से है, उसमें क्या भाव है, वो सब इसमें आता है। मध्य या विकास, पूरे घटनाक्रम का एक मध्य या विकास होता है और लास्ट में उसका क्या परिणाम निकलता है जो कि हमें समाप्ति की ओर ले जाता है। यानी कि जो लेखक है उपन्यास में वो इन तीनों चीज़ों का ही प्रयोग करता है अपने पूरे उपन्यास में। प्रारंभ और प्रस्तावना से वो मध्य या विकास, क्योंकि जो भी घटना है वो किस तरह से घटित हुई और उससे क्या परिणाम निकले, और एक समाप्ति की ओर उसे ले जाता है। तो इसका जो सही आंसर है सभी ने सही लगाया है अधिकांशतः। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ध्यान से देखें आप। जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रिया, कला, देश, जाति प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तब वह प्रतीक कहलाता है। खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प आपको भरना है। पहला है अपने रूप, गुण, कार्य, विशेषताओं के सदृश या प्रत्यक्ष के कारण। दूसरा है अपने रूप, गुण, कार्य, विशेषताओं के अदृश्य या प्रत्यक्षता के कारण। क्या है अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सदृश या प्रत्यक्षता के कारण। और चौथा है अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सदृश या प्रत्यक्षता के कारण। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो एक दूसरे से मिले हुए हैं, थोड़ा बहुत अंतर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि प्रत्यक्षता, अप्रत्यक्षता, यहाँ पर आप देखेंगे तो रूप, गुण, तो यहाँ पर देखेंगे तो अपने रूप, गुण, कार्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सदृश या प्रत्यक्षता के कारण। जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रिया, कलाप, देश, जाति प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तब वह प्रतीक कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो भाव हैं इनके विषय में गहन अध्ययन करना है, पढ़ना है, तभी आप ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पाश्तो भी से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली हैं। ठीक है, तो हिंदी में वो ध्वनियाँ आ मिली हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो का, खा, गा, झा, फा। दूसरा ऑप्शन है का, खा, गा, झा, फा।
तीसरा है का, खा, गा, झा, फा, और चौथा है का, खा, गा, झा, फा। तो दोस्तों अरबी, तुर्की और पाश्तो भी मध्यकालीन में फारसी में से कौन सी दुनिया हिंदी में आकर मिल गई हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, का, ख, गा, झा और फा। ये मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की और पश्तो से भी हिंदी की ध्वनियों में आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे का, खा, खा, गा, और यहाँ पर जो है ये बिंदु यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, दोनों एक से ही ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जितनी भी अरबी, तुर्की, पाश्तो से शब्द आए ना, इनके नीचे ये आप देख रहे हैं लगा हुआ है बिंदु। बिंदु के नाम से याद रहेगा, यदि मैं और कुछ इसका यूज करूं शायद आप भूल जाओ, बिंदु के नाम से हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे का में नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे खा में नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे सब में लगा हुआ है। तो ये बिंदु आपको जहाँ भी मिल जाए ना, समझे कि वो अरबी, तुर्की, पाश्तो से वो शब्द लिए गए हैं, यानी कि सब एक से ही दिख रहे हैं, लेकिन बिंदु का ही अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और इस विषय में बताना चाहेंगे कि आखिर ये बिंदु है क्या। अरबी, तुर्की, पाश्तो में इसे नुक्ता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आखिर नुक्ता शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों नुक्ता देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्रह्मी परिवारों की लिपियों में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाला बिंदु को कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु लगा, इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तन होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु ही होता है, यानी कि हम इसे हिंदी में बिंदु कहते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है नुक्ता। ठीक है, जो अरबी, तुर्की, पाश्तो, फारसी इन भाषाओं में आपको मिलेगा, मूल रूप से अरबी भाषा में ये मिलेगा। अब यहाँ पर पूरे चारों ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ये जो नुक्ता लगाया गया था यानी कि बिंदु, तो इसमें नहीं था जा के नीचे। यहाँ पर देखेंगे तो का के नीचे नहीं था, और यहाँ पर हम देखेंगे तो खा के नीचे नहीं था। सिर्फ नंबर 2 आंसर जो है वो सही है, क्योंकि सबके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, यानी कि बिंदु लगा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन में आप ना जाएं, ये बिंदु हो सकता है किसी और अक्षर के नीचे लगाकर पूछ लिया जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार को साथ वियोजन अन्य कार्य भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से कौन नहीं है? यानी कि नहीं है वो आपको बताना है। काव्य अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, रूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि किसी वस्तु या भाव विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ वियोजन अन्य कार्यों को भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 2 ऑप्शन, रूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय से विकारी बनाना, ये है। तो यहाँ पर आपको ये जो भाव या विचार, इंद्रिय गोचर, इन सब के विषय में गहराई से अध्ययन करना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये तो अधिकांशतः सभी ने सही लगाया है। यदि किसी का सही नहीं हुआ है तो चिंता ना करें, क्योंकि ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और हमें पासिंग मार्क लाना है, तो ज़्यादा आपको जो है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम पासिंग मार्क से ऊपर और कई गुना अच्छे नंबर लाएंगे यदि हम इन सबको समझते चलें। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निशाय हिंदू, इनमें से कोई नहीं, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर जो है
निकाल पाएंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको जो शुक्ल युग है उससे अवगत होना चाहिए। और श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु था वो हिंदी, जिसमें मानकीकृत रूप से मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा, यह भारत की एक राज्य भाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत की 6 आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आधिकारिक भाषा जो है वो इंग्लिश है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप से, जिसमें संस्कृत, तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक और अरबी फारसी शब्द कम हिंदी संवैधानिक रूप से भारत में है। तो ये एक जो उपन्यास था, यानी कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला माना था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर इसको अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास क्यों माना गया। और यदि आप रामचंद्र शुक्ल युग को पढ़ेंगे तो इस संबंध में आपको काफी गहन जानकारी मिल जाएगी, जो कि अधिकांशतः पूछी जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, इसलिए मैंने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो युग है उन्होंने जो भी कहा है वो ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित ये आते हैं क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों इनमें से, और ये कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन होते हैं, तो हर एक ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए। पहले इसका सही आंसर आप सोचें दोस्तों, जैसे कि आपके सामने दिया गया है। और दोस्तों जो वीर गाथा काल माना गया है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना गया है। यहाँ पर आपको हर एक काल के विषय में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि वीर गाथा काल का समय प्राकृतिक के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अविभाज्य माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्रकृतिवास हिंदी के पदों में सबसे पुराना तथा तांत्रिक योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के संबंध जैसे कि 1050 चलता था दोस्तों। लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रसार शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य आदिकाल जो है दोस्तों महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ तक माना जा सकता है। और जो आप वीर गाथा काल का साहित्यिक भाषा की बात करें दोस्तों, तो इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ भी असंदिग्ध नहीं है और कुछ संदिग्ध है। तो दोस्तों दोनों मिले जुले हैं दोस्तों, ना तो हम इसे ये कह सकते कि पूर्णतः शुद्ध हो, या ना ये कह सकते कि पूर्णतः अशुद्ध हो। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश है दोस्तों, अर्थात प्रकृति भाषा, प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ हिंदी है। ये उस समय के कवियों की भाषा है, बोलचाल की भाषा, घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ रूप व्यवहार में लाते थे दोस्तों। तो इस हिसाब से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की जो सीमा मानी है वो 1000 से 1350 ईस्वी के बीच मानी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रयत्न के आधार पर का, ख, गा, घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं। संघर्षी व्यंजन, प्रंकपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो का, ख, गा, घा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जिस जगह होती है उस हिसाब से ये चारों बनाए गए हैं। ये आपको ग्रामर में पढ़ने को मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसका सही आंसर है। और दोस्तों अभी तक आपने यदि इसे लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हिंदी के हम वो क्वेश्चन समझ रहे हैं और हम चारों ऑप्शनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप बेस्ट स्कोर ला सकें। ये ना कि इस एग्जाम से बिल्कुल अगली जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं। स्पर्श संघर्षी, नाविक, पार्श्विक, प्रंकपित, संघर्षहीन, सप्रवाह। स्पर्श संघर्षी
नासिके पार्श्विकी चिद्धि प्रंकिपित संघर्षहीन सप्त प्रवाह स्पर्श संघर्षी नासिकीय पार्श्विक उद्दीप्त प्रकंपित संघर्षहीन सब प्रवाह स्पर्श संघर्षीय नासिकीय पार्श्विक चिति प्रकंपित संघर्षहीन सब प्रवाह। तो दोस्तों पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो भेद है वो क्या है, उसके बाद ही आप ऐसे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भेद होते हैं वो उच्चारण के स्थान पर हिंदी के व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ मैं 4 तरह के आपको बता दूं जिससे कि आपके माइंड में बने रहेंगे, फिर मैं आंसर भी आपको बताने वाला हूं। जैसे कि कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपके का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है। दूसरा हम मानते हैं तलवय व्यंजन जो कि चा, छा, जा, झा, या, शा, या। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, डा, रा और शा। दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ता, था, दा, धा, ना, ला, शा। ये आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो सभी ने अधिकांशतः सही लगाया है। इसका जो आंसर है 4th आंसर दोस्तों स्पर्श संघर्षीय नासिकीय पार्श्विक चिदि प्रकंपित संघर्षहीन सब प्रवाह। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये सही आंसर है। तो जो व्यंजन के उच्चारण स्थान पे आधार पर जो व्यंजन होते हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों छात्र पास हो गया, वाक्य में उद्देश्य क्या है? पास हो गए, छात्र, और चौथा ऑप्शन है हो गया। अब यहाँ पर भी मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि आपकी व्याकरण अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग 1 का एग्जाम है। तो व्याकरण यहाँ पर आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो छात्र पास हो गया, वाक्य में उद्देश्य है और सभी ने सही आंसर लगाया छात्र। यहाँ पर उद्देश्य है छात्र। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा उनके लिए कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं या प्रश्न हो जाते हैं जो कि व्याकरण पे पकड़ नहीं रखते हैं। तो हिंदी में व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यह व्याकरण से संबंधित ही क्वेश्चन है। इस छात्र पास हो गया में जो उद्देश्य है वो छात्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? ऑप्शन है रामधारी दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। और इसका आंसर यदि आप सही बता रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, जो कि बहुत से लोगों ने लगाया भी है सुमित्रा नंदन पंत। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है क्योंकि सुमित्रानंद पंत जी ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों से सबसे बेहतरीन था दोस्तों। छायावादी तथा प्रगतिवादी अनुभूतियों के कवि पंत ऐसे कवि रहे जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चेतेरे कवि, कोमल कल्पना के कवि आदि विशिष्टताओं से विभूषित किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रकृति के सुकुमार कवि के अलावा भी प्रकृति के चेतेरे कवि, कोमल कल्पना के कवि, ये भी इन्हें कहा जाता है। पंत जी ने वस्तु वर्ण नारी सौंदर्य छंद योजन अलंकार योजन में कोमलता के साथ साथ पंत जी ने प्रकृति के कण कण में सबसे ज्यादा योगदान दिया है दोस्तों। इसलिए जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सभी का जो आंसर था वो करेक्ट था। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों, और ये तैयारी आपकी होनी चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है। आगे चल के आपकी भर्ती परीक्षा आएगी, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बहुत लाभ देने वाला है। तो इन सभी कवियों के विषय में जरूर पढ़ें दोस्तों, चाहे हमारे रामधारी दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जरूर पढ़ें। इनके विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कवित्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान।
तो इसका आंसर भी आप सभी सही लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। फिर आपको जॉब लेने से कौन रोक सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं, और इसका जो सही आंसर है वो है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आखिरकार आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो महादेवी वर्मा जो आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है दोस्तों, वो भक्ति काल में जो स्थान कृष्ण भक्त मीरा को प्राप्त है, आधुनिक काल में वह स्थान महादेवी वर्मा को मिला है। मीरा का प्रियतम सगुण साकार गिरधर गोपाल, जिसके प्रति वे समर्पित रही हैं दोस्तों। तो दूसरी ओर महादेवी की प्रियतम असीम निर्गुण निराकार ब्रह्मा, और उसके प्रति समर्पित रही हैं। महादेवी अपने आप में एक जीवन गाता है दोस्तों। महादेवी की प्रसिद्ध गीत मैं नारी भरी दुख की बदली, दोस्तों कुल मिलाकर मैं नीर भरी दुख की बदली, इस बात का परिचायक है कि उनका ये जीवन दर्शन है जो मीराबाई जैसा ही है। यानी कि बात करें तो निर्गुण निराकार ब्रह्मा के संबंध में जिस तरह से इनका एक आधिपत्य था, और ये कविता आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैं नीर भरी दुख की बदली दोस्तों। इसमें आपको ये देखने को छटा देखने को मिलेगी, वही छटा जो मीरा जी थी, जो कृष्ण भक्ति में उनका ये कहें कि एक आधिपत्य था, वही आधिपत्य जो है महादेवी वर्मा जी का है, इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, नंबर 2 ऑप्शन घर से होकर जाऊंगा, नंबर 3 देव का मारा वह, नंबर 4 रात को पहरा देने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले आपको संज्ञा पदबंध आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जब तक आप आंसर दे रहे हैं, मैं कुछ इस विषय में जरूर बताना चाहूँगा कि संज्ञा पदबंध, जैसे कि जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करें दोस्तों, तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों, तो ये संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे कि 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो इस तरह के जो है उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों निराधारक, स्वामी बोधक निराधारक, स्वयं तत्व बोधक निराधारक, मेरा आपका उसका आदि, परिणाम कुछ कोई भी, सभी पर्याप्त नहीं, हर आदि अंक 1 2 3 आदि, ऐसे जो हैं संज्ञा पदबंध के प्रकार में आते हैं दोस्तों। इस संबंध में दोस्तों एक संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसे सिर कहा जाता है, और सिर के पहले या बाद में कोई आश्रित शब्द होता है। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध, विस्मयादि बोधक पदबंध, ये 8 शायद ये 8th क्लास का जो आप पढ़ेंगे ना उसमें दिया गया है ये सब कुछ। 8th क्लास की यदि आप व्याकरण को ध्यान से देंगे एनसीईआरटी के, तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा, मतलब डिटेल्स में मिल जाएगा क्लास 8 में। मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है, बदल गया हो कुछ तो अलग बात है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रात को पहरा देने वाला। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये बिल्कुल सही लगाया है, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, खासकर जो व्याकरण है उस पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नरेश मेहता, तो इनके विषय में आपको पता होना चाहिए कि इनकी आखिर कौन कौन सी रचना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में महाप्रस्थान, अरण्य, शबरी, गुनाहों का देवता। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब नरेश मेहता जी की जितनी भी कृतियां हैं उन्हें आप जो है आपको मालूम हो। इसका जो सही आंसर है दोस्तों उस पर आप पहुंच गए होंगे। इनका आंसर जो है वो है गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता जो है
इसका आंसर है दोस्तों। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि गुनाहों का देवता आखिर लिखी किसने थी, तो वो भी हमें जब मालूम होगा तब पूरी डिटेल्स कवर होती है। तो गुनाहों का देवता जो है देश की सबसे दर्द भरी प्रेम कथा है दोस्तों, जो धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है। युवाओं की नज़र में गुनाहों का देवता हिंदुस्तान की सबसे दुखंत प्रेम कहानी में से एक है और इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। धर्मवीर भारती जी की ये रचना है। और जहाँ तक हम बात करें धर्मवीर भारती जी की दोस्तों, तो 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में जन्म धर्मवीर भारती का 4 सितंबर 1997 को निधन हुआ था। इससे पहले वे हिंदी साहित्य में अपनी अमर रचनाओं की बहुत सारी कृतियां लिख गए थे दोस्तों, जैसे कि मुर्दों का गवाह, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ, काव्य रचना, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी अध्ययन शामिल है। उपन्यासों की बात करें दोस्तों तो जो है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, तथा निबंध की बात करें तो ठेले पर हिमालय, बसंती की अलाव, धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संपादक के तौर पर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को जो दिया है वे अद्भुत है। उनकी कहानियां और उपन्यास भी फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। तो गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती जी की बहुत अच्छी जो कहे रचना है, आपको कभी समय मिले तो जरूर इसको अध्ययन करना। तो कुल मिलाकर नरेश मेहता जी की ये 3 आपके सामने हैं, तो इन्हें भी लिख लेना। भी स्थायी भाव याद करके जाने हैं दोस्तों, कोई भी पूछ सकते हैं चूंकि ये पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्वेद। ठीक है, निर्वेद है, लेकिन आपको सभी स्थायी भाव याद करके जाने हैं। निर्वेद इसका सही है। जैसे कि कुछ मैं आपको बता दूं, श्रृंगार का रति होता है दोस्तों, वीर का उत्साह होता है, करुण का शोक होता है, हास्य का हास होता है, भयानक का भय होता है, रौद्र का क्रोध होता है, विवश का निगुप्स होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है। एक और वात्सल्य होता है दोस्तों, वात्सल्य मीन्स पुत्र विषयक रति होता है। रति भी 2 प्रकार के होते हैं, भक्ति जो है भागवत विषय रति होता है। ऐसे भी जो है ना पूछे जा सकते हैं, गहराई के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। वैसे आपने स्थायी भाव याद कर लिए हैं वो उसमें से ही आएगा, लेकिन यदि गहराई से पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको ये सभी अलंकार की परिभाषा और कैसे पहचाना जाता है वो सब समझ कर जाना है दोस्तों। उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, लेकिन आपको ये सभी अलंकार जो है पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अब जैसे कि दोस्तों मैं कुछ आपको इसके विषय में बता दूं। अनुप्रास अलंकार, तो इस अलंकार में किसी भी व्यंजन वर्ण की आवर्ती होती है। आवर्ती का अर्थ है दोहराना, जैसे तरनी, तनुज, तट, तमग। तो दोस्तों कोई भी कविता है उसे याद करके जाएं, जिससे कि आपका अलंकार जो है मन में बना रहेगा। जैसे कि तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। उपयुक्त उदाहरण में ता वर्ण की लगातार आवर्ती है, इस कारण दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें देखने को मिलती है। जब भी हम दोस्तों ये सोचते हैं कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है, तो जब काव्य में किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है। जैसे कि तरनी, तनुज, तट, तमल, तरुवर, बहु, छाया, ये ता वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, ये अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। यदि हम अनुप्रास अलंकार को और ज्यादा क्लियर करते हैं दोस्तों, तो अनुप्रास शब्द अनु तथा प्राय शब्द के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवर्ती होती है। ये अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, तो यहाँ पर जो है बार बार रिपीट हुई है बात, इसलिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता ही दूँ, नहीं तो कंफ्यूजन में चले जाओगे। तो ये है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ तक ले लो इसको, ठीक है। तो ये हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरे जितने भी अलंकार हैं वो सब आपको याद करके जाना है।
अभी अनुप्रास अलंकार पूछ लिया, हो सकता है उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, एवं अलंकार में से कुछ पूछ लिया जाए, तो वो पूरा करना है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है अनुप्रास अलंकार। अब दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो नया आया हुआ है इस शब्द के समय के लिए एक शब्द को बताइए, यानी कि जो इस शब्द का जो समूह है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है दोस्तों, है ना। तो फिर दुर्लभ, नवजीवन, नवतुंगत, नया मेहमान। तो दोस्तों जो नया आया हुआ है उसके लिए उपयोग करते हैं नवतुंग। तो इसको आपको याद रखना है और ऐसे शब्द पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। तो इस संबंध में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, तो वह जो नया आया हुआ हो, अभी अभी आया हुआ हो, नवगत हो, या कि हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू कमर, या फिर जो अतिथि यानी कि जो अभी नया नया आया है, तो उन सब के लिए नवतुंग शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये भी पूछा गया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से सौजन्यता का शुद्ध रूप कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप पहचानना है आपको। सौजन्य, सौजन्य, सुजन्य और सौजन्य, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इन सभी के आपको अर्थ मालूम होने चाहिए, तभी आप इसका, यानी कि यहाँ पर आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सौजन्य। ठीक है, अब इसका आपको अर्थ मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं, और मैं तो कहूँगा कि विलोम शब्द में हैं, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ मानी जाती है। जैसे कि सुजन का भाव, उदारता, कृपा, अनुकंपा, करुणा, मित्रता, ये इससे जोड़ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम कह सकते हैं सौजन्यता से परिपूर्ण यानी सज्जनता पूर्वक, सज्जनता पूर्वक, सौजन्यता से परिपूर्ण यानी सज्जनता पूर्वक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सौजन्य। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो भी मिलता जुलता ही है पुरानी क्वेश्चन से। जैसे कि आय शब्द के लिए कौन सा सही विलोम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर वह जो लिखा हुआ है ना, वो कैसे सही तरीके से लिखेंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। चारों देखेंगे ना, तो इसका जो विलोम शब्द है ना वो वह ही होता है, लेकिन लिखेंगे कैसे सही वो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि वा बनेगा कि बा बनेगा कि ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये वह। ठीक है, जो कि आय का विलोम शब्द है ना। तो मैंने कहा था ना कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये रट के जाना अच्छे से। तो इसका शब्द जो है वो है वह। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो भी यही है, यानी कि ग्रामर से संबंधित आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए हिंदी की। व्याकरण, पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो का है, अक है, आक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, और इसका आंसर देने से पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि आखिर प्रत्यय होते क्या है। जैसे कि प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों। प्रत्यय शब्द में 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति प्लस आय, यानी कि प्रति प्लस आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में और बाद में चलने वाला। जिन शब्दों में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता दोस्तों, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है दोस्तों। प्रत्ययकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगाने पर शब्दों में संधि नहीं होती है, बल्कि अंतिम वर्ण स्वर में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर यथावत ही रहेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, आप इसके उदाहरण देखेंगे तब आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। अब इसका आपने जो भी आंसर सोचा हो दोस्तों वो जरूर मिला लें। यहाँ पर आपको 4 आंसर दिए गए थे, का, अक, आक और आ। इसमें से दोस्तों जो सही है वो है अक। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, हालांकि आप सभी के सही होंगे, क्योंकि प्रत्यय जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ये बहुत सरल क्वेश्चन था एक तरह से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पर आपको पर्यायवाची अच्छे खासे याद होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि इसमें भूप है, नीर है, व्योम है, सुधाकर है। यहाँ पर यदि हम 3 ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो ये भी किसी न किसी की पर्यायवाची हैं।
लेकिन इसका जो राजा का पर्यायवाची है वो है भू। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होनी ही चाहिए। कुछ राजा के पर्यायवाची शब्द आपको मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि इस बार कुछ और लिख दें। तो नृप, नृपति, नरेश, नरपति, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपाल, भू, भूपति, भूपाल, भूस्वामी, महीपति, महीपाल, मही, महाराजा, सम्राट, और दोस्तों सरदार, सिरताज, सामंत, शासक, सम्राट, स्वामी, राव, हिंद, नवाब, अवनिश, बादशाह और रूलर। रूलर जो होता है वो इंग्लिश में है, लेकिन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो राजा के पर्यायवाची कितने होते हैं वो सब आपको, और ये भी जो जिसकी भी पर्यायवाची हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अब समय का भी आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों कि दोपहर के समय का क्या कहलाता है। तो आपको बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए कि ये जो चारों दिए गए हैं इनका अर्थ क्या है। यहाँ पर हम आंसर पे ही नहीं पहुँच रहे हैं, जो भी उनके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों समय के संबंध में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था वो था ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ। तो भेद प्रकट हो जाना, हर समय काम करने वाला, रौब जमाना, आवश्यकता से बहुत कम। तो ये मुहावरा अच्छा खासा यूज हुआ है शिक्षक भर्ती में, क्योंकि पद बहुत कम आए थे तो सभी यही कहते थे सर ऊंट के मुंह में जीरा है। तो आवश्यकता से बहुत कम, है ना, जितने भी पद आते थे सभी यही बोलते थे सर ऊंट के मुंह में जीरा है। तो यहाँ पर आवश्यकता से बहुत कम। तो इस तरह से जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वो भी आपको याद करनी होगी। अब दोस्तों ये तो हिंदी की फर्स्ट लैंग्वेज थी। अब एज अ सब्जेक्ट जो हिंदी है, जो कि आपको 120 नंबर का आ रहा है, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। तो इनको आपको सही से याद करना है, यानी कि समझ कर ही जाना है। याद करने से मतलब होता है समझ के जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय में कुछ पीछे तक का समय माना जा सकता है। आधुनिक काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भक्ति काल। ठीक है, तो कौन कौन से काल रहे हैं उस हिसाब से आपको देखना होगा कि आधुनिक काल कहाँ से कहाँ तक है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, क्योंकि इस तरह से दोस्तों घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो लोग स्वार्थवश व्रत की प्रशंसा, खुशामद करने, वाणी का दुरुपयोग करते हैं वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसे तुच्छ वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। कविता उच्च शय, उदारता एवं निस्वार्थ हृदय की उपज है। कवि मनुष्य का मात्र के हृदय में सौंदर्य के प्रभाव बहने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंग सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझता है। सात्विक कवि की क्या विशेषता होती है दोस्तों? सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में असौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का विमुक्त प्रभाव करना है। सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना नहीं है। सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। या फिर इसका आंसर हो सकता है दोस्तों सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य विमुक्त प्रभाव करना है। यानी कि आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर करके ये प्रश्न बनाया गया है। या इसका आंसर हो सकता है सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में असौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है सभी एक से आंसर लिखकर। या फिर इसका आंसर हो सकता है सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों सात्विक का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर मैंने चारों ही आंसर क्यों बताया कि हो सकता है कि आप सही से न लगा रहे हो, जो मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ वो आप सुनते चले जा रहे हैं, तो वो ना करें। जो मैं इसमें बता रहा हूँ उसे आप मैं जब आंसर बताऊँ उससे पहले ही आपके मन में आंसर होना चाहिए। नाटक को पढ़ रहा है वो प्रभावित हो, यदि नाटक से कोई प्रभावित नहीं हुआ, इसका प्रभाव नहीं पड़ा,
तो समझते हैं कि जो नाटक लिखने वाला है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है प्रभाव। जिन्होंने भी ये सही लगाया है, समझो कि आपको कोई भी डिस्क्वालीफाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन था दोस्तों। और यहाँ से आप देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन इसलिए रखे गए हैं कि चारों ही उलझाने वाले ऑप्शन है। तो यदि आपने प्रभाव लगाया है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी का ये एग्जाम पेपर है दोस्तों, और आपका शुरू होने वाला है, इसलिए मैं ये ला रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। अंग्रेजी से कौन सी नई ध्वनि हिंदी में आई है? ओ और औ। तो ये दोस्तों आप देखेंगे ना तो चारों ध्वनियाँ एक सी मिलती जुलती हैं, यहीं से कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ओ, ये आंसर, ठीक है। और तीसरा आंसर इसका सही है। तो ये जो अंग्रेजी से ये ध्वनि हिंदी में आई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासो काव्य परंपरा की प्रवृत्तियां निम्न में से कौन सी हैं? ये आपको बताना है। रहस्य अनुभूति, ऐतिहासिक का अभाव, दार्शनिक मान्यताएं, ज्ञान की महत्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर खोजने से पहले थोड़ा हमें रासो काव्य की परंपरा की प्रवृत्तियों के विषय में जानना होगा। तो दोस्तों रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं, जैसे कि प्रसिद्ध पृथ्वी राज रासो, प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य रस सहित चरण परंपरा से संबंधित है। तो रासों का संबंध अधिकांशतः वीर काव्य से जो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि इसमें जो चीज है वो बड़ा चढ़ाकर बताई जाती है। आप इस तरह से इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं आखिर हैं क्या। तो इन रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की शौर्य एवं ऐश्वर्य का अति सूक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। यह साहित्य मुख्य चरण कवियों द्वारा रचा गया है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कल्पना से ओतप्रोत होती हैं दोस्तों। इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। इन रचनाओं में वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों हमें। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अब कुछ प्रमुख रासो ग्रंथ के नाम भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा, तो आपको वो याद जरूर करने हैं क्योंकि पूछ सकते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी हैं इसके, विशलदेव रासो नरपति नल्ला, परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो स्वर्णधर, खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल सिंह भाट, बुद्धि रासो जलहण, मुंज रासो अज्ञात, कलयुग रासो रसिक गोविंद, कायम खां रासो रहमत खां जन कवि, राम रासो श्याम सुंदर, राणा रासो दयाराम दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण, कुमारपाल रासो देव प्र। तो ये रासों के नाम आपको याद होना चाहिए। अब इसका आंसर आपने ढूंढ ही लिया होगा दोस्तों, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता दूं। तो ये है ऐतिहासिक का अभाव। इसमें हमेशा ऐतिहासिक का अभाव रहता है क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण जो है इसमें वर्णन किया जाता है, चाहे हम शौर्य की बात करें चाहे किसी, यानी कि बड़ा चढ़ाकर इसमें बात रखी जाती है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगले आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पराजित और निराश उत्तर भारत के चौथे महान धर्म सुधार की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिली। उपरोक्त कथन इनमें से किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि जितने भी ये दिए गए हैं महान विभूतियां, उनके विषय में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके कथन भी यदि आपको याद है तभी इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप हल कर सकेंगे।
इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको मालूम होगा, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। ऐसे ही आपको हर एक यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के विषय में पता होना चाहिए। थोड़ा सा विवरण डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि राधा कमल मुखर्जी 7 दिसंबर 1889 से 24 अगस्त 1968 तक इनका जीवन रहा। आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक एवं समाज विज्ञान थे। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के प्रधानाध्यापक तथा उप कुलपति रहे हैं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रोफेसर मुखर्जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, इसलिए वे उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में भी विख्यात हैं। प्रोफेसर मुखर्जी वे इतिहास के अत्यंत मौलिक दार्शनिक थे। वे 20वीं सदी के कतिपय भूवैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान में एक थे जिन्होंने विभिन्न विषय अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, परिस्थिति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान सहित समाज कार्य, संस्कृति, सभ्यता, रहस्यवाद, संगीत, धर्मशास्त्र, अध्यात्म, आचरण शास्त्र, मूल आदि की विभिन्न अनुशासनों को अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। इन समस्त क्षेत्रों में प्रोफेसर मुखर्जी की अद्वितीय देन उनके द्वारा न 50 अमर कृतियों में स्पष्ट दृष्टिकोण होता है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ये चीज आपको हर एक जो भी साहित्यकार हैं उनके विषय में पता होनी चाहिए। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, ये जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी, ये कथन किसका है? आपके सामने आंसर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचार्य, महात्मा गांधी, जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके विषय में आपको बताना है दोस्तों। और फिर मैं कहूँगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो तभी आप हल कर सकते हैं जब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके विषय में आपको पता हो। अब इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप पहुंच गए होंगे। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आपने इसका सही आंसर दे दिया, क्योंकि बहुत चर्चित व्यक्ति ने ये बात कही है और वो है हमारे श्री सी राजगोपालाचारी। इन्होंने ये वक्तव्य दिया था दोस्तों, तो इनके विषय में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों चक्रवर्ती इनके आगे लगता है, तो हम इन्हें कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य दिसंबर 10, 1878 से दिसंबर 25, 1972 तक इनका जीवन काल रहा है दोस्तों। भारत के वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे दोस्तों। ये वे राजा जी नाम से भी जाने जाते थे। ध्यान रखना जो भी मैं बोल रहा हूं, यदि आए कि राजा जी के नाम से कौन जाने जाते थे तो आपको लगाकर यही आना है। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। तो इन दोनों में आपको भेद करना होगा, ठीक है। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए थे। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। वे गांधी जी के समधी थे। राजा जी की पुत्री ही लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी से हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रसार के लिए बहुत कार्य किया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक और मैं लाइन ऐड कर दूं कि वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल हैं और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि वो पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे। जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो इंग्लैंड से ही थे, लेकिन द्वितीय जो थे वो हमारे
चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय मूल के थे वो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे दोस्तों, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन हैं वो आते ही आते हैं, तो इनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। संक्षेपण से अभिप्राय एक ऐसी रचना से है जिसमें किसी गैर लेखक निबंध अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी वक्तव्य लेखक या फिर लेख निबंध विच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी वक्तव्य लेख निबंध अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी वक्तव्य लेख निबंध अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को विस्तार में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों पहले आपको संक्षेपण आखिर होता क्या है इसके विषय में पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों संक्षेपण का जो आशय है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। किसी भी बड़े पाठ, चाहे वो निबंध हो, लेख हो, शोध प्रबंध हो आदि में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये चारों ही ऑप्शन इस परिभाषा में डालने का प्रयास करते हैं और जैसे ही हम डालते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट नंबर 3, जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। तो संक्षेपण मीन्स संक्षेप में प्रस्तुत करना, तो इसका ये सही आंसर है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, सही विकल्प बताएं। व्यावसायिक क्षेत्र में संक्षेपण एक और फिर खाली स्थान के रूप में प्रयुक्त होता है। परिभाषिक शब्द, अपरिभाषिक शब्द, व्याकरणिक शब्द, व्यापारिक शब्द। तो दोस्तों यहां पर आपको देखना है, इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों परिभाषिक शब्द। तो व्यावसायिक क्षेत्र में संक्षेपण एक परिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न आया था वो भी संक्षेपण से ही आया था, यानी कि संक्षेपण एक शब्द उन्होंने पकड़ लिया, उस पर ही 2-3 क्वेश्चन पूछ डाले, तो ये भी हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, संक्षेपण शब्द अंग्रेजी की प्रेसी का हिंदी अनुवाद है। प्रेसी मूलतः और खाली स्थान दिया गया है। ग्रीक भाषा के पिडीश्वर से बना है, फ्रेंच भाषा के डियूसर से बना है, चाइनीज भाषा के प्रिसीड्यूअर से बना है, लैटिन भाषा के प्रिसीड्यूअर से बना है। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रीक, फ्रेंच, चाइनीज और लैटिन ये चारों ही भाषा दे दी हैं, और ये दी भी इसलिए है कि हिंदी में काफ़ी शब्द इनसे आते हैं। अब यहाँ पर आपको संक्षेपण का जो शब्द अंग्रेजी के प्रेसी से लिया गया है उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपने आई होप कि पता लगा लिया होगा, वो है फ्रेंच भाषा के प्रिसीड्यूअर से बना है। दोस्तों जैसे कि आप संक्षेपण का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि संस्कृत भाषा में चेप धातु में सम, उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय को जोड़ने पर संक्षेपण शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है छोटा करना या फिर संक्षिप्त करना। दोस्तों संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रेसी राइटिंग कहते हैं। दोस्तों प्रेसी मूलतः फ्रेंच भाषा के पिटिशर शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा में इसका समानार्थी शब्द प्रिसाइज है, जिसका अभिप्राय है संक्षिप्त, सार आदि है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी भी लिखित सामग्री को मूल के लगभग 1/3 भाग में संक्षिप्त रूप में सहज भाषा और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। दोस्तों संक्षेपण में संक्षेपणकर्ता किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों की अपनी परिभाषा में संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है। दोस्तों यदि संक्षिप्त रूप स्वतः पूर्ण, स्पष्ट और प्रभावी होता है
तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा के प्रीड्यूसर शब्द से बना है, जो अंग्रेजी भाषा के समानार्थी शब्द प्रेसाइज यानी कि प्रेसी का मूलतः एक अनुवाद है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेसी है वो आपके फ्रेंच भाषा के प्रीड्यूसर से बना है। अगला क्वेश्चन देखें, सही विकल्प बताएं और खाली स्थान दिया गया है। में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है, किन में नहीं होता है ये आपको बताना है। कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक। तो दोस्तों चारों की क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह से लिखे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो कहानी बनती है किसी एक घटना का संक्षिप्त ब्यौरा। ठीक है, ये कहानी हो गई। उपन्यास बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे चरित्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, हम निबंध की बात करें दोस्तों तो निबंध एक घटना प्रदान होता है, किसी घटना पर केंद्रित होता है और उसी के आसपास निबंध एक गति में चलता है। नाटक की बात करें दोस्तों तो नाटक भी ऐसा है कि इसमें चरित्र और घटनाएं बहुत विचित्र होती हैं। किस तरह से चरित्र उन घटनाओं में फंसते हैं वो नाटक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यदि आप प्रश्न को समझेंगे कि में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता, यानी कि अनेक कथाएं इसमें शामिल नहीं हो सकती, इसमें वो अवसर प्राप्त ही नहीं होता। हम यदि बात करें दोस्तों तो इसमें से मात्र कहानी इसका जो है सही आंसर है, क्योंकि कहानी एक घटना पर केंद्रित होती है, इसमें और कथाएं आ ही नहीं सकती। जबकि उपन्यास, निबंध, नाटक, इनमें निबंध एक विषय पर फोकस होता है, लेकिन उस विषय में उसे सहेजने के लिए आप और कथा शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक लय में। उपन्यास में अनेकों घटनाक्रम हो सकते हैं, नाटक में भी अनेक चरित्र और उनसे जो भी परिस्थितियां बनती हैं उन संबंध में हो सकती है, यानी कि कथाओं का अवसर नहीं के बराबर होता है। जबकि कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है, क्योंकि ये एक ही घटना पर केंद्रित होकर रहती है, अनेक घटनाओं पर केंद्रित नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखें, सही विकल्प बताएं। शब्द से उत्पन्न प्रतीत है और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, यानी कि शब्द से उत्पन्न प्रतीत ही वाक्य है, अर्थ है, रीति है, ध्वनि है। तो आप बताएं कि शब्द से उत्पन्न प्रतीति है वाक्य, अर्थ, रीति या ध्वनि। तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्थ। शब्द से जो भी उत्पन्न प्रतीति है वह अर्थ है दोस्तों। हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निश्चित रूप से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके शब्द का सही है आंसर है। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही विकल्प बताओ। उपन्यासकार तिथियों और नामों की कल्पना कर, फिर खाली स्थान है, करता है। असंभावित सत्य का चित्रण, संभावित असत्य का चित्रण, संभावित सत्य का चित्रण, अचंभित सत्य का चित्रण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है संभावित सत्य का चित्रण, क्योंकि उपन्यासकार तिथियों और नामों की कल्पना कर संभावित सत्य का चित्रण करता है। यदि आपके उपन्यास में सत्य नहीं चित्रण नहीं होगा दोस्तों, तो वो उपन्यास ना तो रोचक होगा और ना धरातल पर वो कुछ भी व्यक्त कर पाएगा। तो संभावित सत्य का चित्रण तिथियों और नामों की कल्पना कर उपन्यासकार करता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, सही विकल्प बताओ। खाली स्थान दिया है, में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। तो ये चारों ही आपको निबंध की जो है धाराएं उनका पता होना चाहिए दोस्तों। पहले देखें विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। ठीक है, तो चारों में से कौन सा सही है वो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, यहाँ पर आपको देखना है कि वर्णन रहता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वर्णनात्मक निबंध। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो तीसरा नंबर है
इसका सही आंसर है।